नमस्कार साथियों, आज हम आपको CUT 2023 के बारे में बताएंगे, जिसका जिसका फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी है 2023 है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके साथ साझा की जा रही हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, कुछ चीज़ों को हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने पूर्ण सावधानी रखी है जिससे कि कोई गलत सूचना ना पहुंचे, लेकिन फिर भी आप उसे साझा करना चाहते कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई साझा की हुई तारीख बदल जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके दी गई वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जहां पर है वहां पर एक बार पहुंचकर सूचना को देखें। आज का जो एजेंडा है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स, एज लिमिट क्या है हमारी CUT एग्ज़ाम्स की, कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अपने फॉर्म को भरते समय ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड एक सूचना आई है जो कि 16 फरवरी 2023 को है, वेबसाइट पे होस्ट की गई है। तो वह सूचना क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से आप इस पर हेल्प ले सकते हैं, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है और कौन सी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ीस का क्या प्रावधान है और हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन से हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि CUT एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं 9 फरवरी 2023 से ही, और जो कि 12 मार्च 2023 को रात के 9 बजे इसकी अवधि समाप्त हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान देने की बात है सभी लोगों को, वो यह है कि अ, अगर आप देखें तो रात के 9 बजे ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो ये फ़ीस जो है आपको 11:50 तक आपको पे करनी है। तो अगर आप आखिरी दिन 12 मार्च कर रहे 5 बजे, तो ये आपकी स्वीकार नहीं होगी। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप 11:50 तक अपनी फ़ीस पे कर दें, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अगर कोई चीज़ें आपसे नहीं हो पाई हैं तो उसके लिए 3 अतिरिक्त दिन दिए गए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आप जो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, और ये 15 मार्च से लेके 18 मार्च तक कर सकते हैं। यानी कि एक बार डेट निकल जाती है उसके बाद भी अगर आपको कुछ संशोधन करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। और ये संशोधन की अंतिम तारीख 18 मार्च है, 11:50 तक आप ये कर सकते हैं। जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद जो है आपकी सिटी का अनाउंसमेंट होगा कि कहाँ पर आप परीक्षा दे सकते हैं। यह आप दी गई वेबसाइट पे 30 अप्रैल 2023 तक जाकर देख सकते हैं। और जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो भी रिलीज़ होंगे, जो कि आप सेकेंड वीक ऑफ मई 2023 तक देख सकते हैं। अब बात आती है कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा के लिए इन्होंने जो तिथि दे रखी है वो है 21 मई 2023 से 31 मई 2023। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ रिज़र्व डेट्स भी दे रखे हैं 1 से लेकर 7 जून तक। जैसा कि सबको विदित है कि पिछले बार कुछ तकनीकी त्रुटियां हुई थी जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से आपकी इस तरह की कुछ कमियां आती हैं, तो इसके लिए इन्होंने 7 दिन का बफर रखा हुआ है जिससे कि डिले ना हो एग्ज़ाम्स में। जो लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके आंसर कीज़ भी साझा की जाएंगी, जो कि वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाना है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, NTA की वेबसाइट है, और यहाँ से आपको जाना होगा https://CUET.samar.ac.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आप भाषाएं हैं, करीब 13 भाषाओं में इसका चयन कर सकते हैं। जिस भी भाषा में आपको चाहिए उसमें आप भाषा में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात कर लेते हैं कि एज लिमिट, किस एज तक के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए ये एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है एज की। एंट्रेंस के लिए कितनी भी आयु क्यों ना हो आप इस परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन बात ये आती है क्या सारी यूनिवर्सिटी आपको ले लेंगी। अगर किसी की मान लीजिए एज 25 वर्ष है और वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है
तो क्या सारी यूनिवर्सिटी ले लेगी? तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रूल ऑफ एज में जाना पड़ेगा। यदि वह यूनिवर्सिटी आपको ले रही है तो CUET को कोई दिक्कत नहीं है। CUET एक आपको पात्रता देता है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देता है। अब बात आती है कि कौन लोग हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की एक लिस्ट उन्होंने दे रखी है CUET ने, जो 3.2 सेक्शन में उन्होंने दी हुई है। इसमें उन्होंने कहा भाई 10+2 जो सिस्टम है, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो या किसी रिकग्नाइज बोर्ड का हो, ICSE बोर्ड का हो, वो सब मान्य है। इसके अलावा जो अलग बात है वो ये है कि अगर आप देखें तो जो फाइनल एग्ज़ाम है जॉइंट सर्विसेज विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जो 2 साल का अगर किसी ने ये एग्ज़ाम दे रखा तो वो भी इसके लिए पात्र होगा। साथ साथ में जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी इस परीक्षा में दे सकते हैं। साथ साथ में अगर आप देखें जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन है, जो कि लंदन, कैम्ब्रिज और श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जाता है, ये लोग भी इसके पात्र होंगे। इसके अलावा भी और बोर्ड्स हैं जिसकी सूची दी हुई है, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे आपको। कौन कौन से कोर्सेस आप ले सकते हैं इस CUET अगर आप प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं? तो इसके लिए जो कोर्सेस अवेलेबल हैं वो हैं, एक तो BTech का कोर्स अवेलेबल है, बैचलर ऑफ साइंसेस, इसमें आप बॉटनी, जूलॉजी और PCM के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स के भी हैं। इसके प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। B फार्मा का भी कोर्स अवेलेबल है, बैचलर इन कॉमर्स अवेलेबल है, और इसके अलावा बहुत लंबी एक सूची है जो आप देख सकते हैं। वो हम आपको वेबसाइट दिखा देंगे जहाँ से आपको अलग अलग कोर्सेस आप देख सकते हैं कि कौन से कोर्स आप ले सकते हैं। ये कोर्स आप किन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो इसकी भी एक बहुत 4 टाइप की यूनिवर्सिटी सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और चौथी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी हमारी इसमें शामिल हो रही है। तो आप इनमें से किसी में भी ले सकते हैं। अगर आप देखें तो मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, JNU है, BHU है, इसी तरह अन्य तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें शामिल हो रही हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें APJ सत्या यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी है, बेहरा यूनिवर्सिटी है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, चाणक्य यूनिवर्सिटी है, इस तरह की और तमाम यूनिवर्सिटी हैं। हमने केवल कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, इसका भी लिंक नीचे हम दे देंगे, तो आप वहाँ जो वेबसाइट है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि CUET की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप वेबसाइट जाते हैं जिसका URL हमने दे रखा है, तो यहाँ पे जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने इस तरह का कुछ अपीयरेंस आएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात है, जब आप शुरू करें तो यह डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ज़रूर डाउनलोड करके इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं CUET UG एग्ज़ाम 2023 इसके बारे में सारी सूचना इसमें दी हुई है, तो इसको पढ़ें। वैसे तो हम लोग हमारी वेबसाइट इस पर टाइम टू टाइम सारे वीडियो बनाती रहेगी, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप पढ़ लेंगे तो कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि तमिलनाडु के बारे में अभी एक हाल ही में एक सूचना प्रकाशित हुई है वेबसाइट पर, जो कि 16 फरवरी को प्रकाशित हुई है। इस सूचना में काफ़ी लोगों ने लिखा कि तमिलनाडु बोर्ड में 2021 में कोरोना की वजह से बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चों के मार्क्स नहीं आए और जो बच्चे थे वो सबको पास कर दिया गया था। तो जो वेबसाइट थी वो वहाँ पर बच्चों से परसेंटेज ले रही थी, जो कि क्योंकि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो परसेंटाइल उनका था नहीं। इसके लिए उनको वेवर दिया गया है कि भाई ऐसे छात्र जिनको वेवर मिला हुआ है उनको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पास लिखते हैं। यही नहीं, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी यही चीज़ लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु के छात्र जो 2021 में जिन्होंने अपनी परीक्षा पास की हुई है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल पास लिख दें
उसी से उनका काम चल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये आईटी इनेबल्ड, सारा कुछ आईटी इनेबल्ड है, तो कई तरह की परेशानी आएंगी, क्योंकि अभी पूरे तरीके से भारतवर्ष में सब चीज़ कुछ डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने हेल्प सेंटर्स भी खोले हुए हैं। इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। सभी राज्यों में, प्रमुख शहरों में ये हेल्प सेंटर खोले गए हुए हैं। कुछ के नाम हम लोग यहाँ जैसे साझा कर रहे हैं, जैसे जयपुर में भी है, कामरूप आसाम में भी है, अमृतसर पंजाब में भी है, कोटा राजस्थान में है, जालंधर है पंजाब में। इसका भी लिंक हम नीचे दिए दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, या तो हमारे चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर लें, अथवा इन हेल्प सेंटर से आप जाके आसानी से अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत आसानी से आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये 7 हमने दे रखी, इसका अर्थ यही नहीं है कि केवल 7 ही हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप वो लिस्ट का भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और अपने राज्य की, अपने शहर की जो हेल्प सेंटर है वहाँ जाकर हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि बात आती है कि इस एग्ज़ाम ये हो रहा है, तो कौन कौन सी भाषाओं में हम लोग इसका चयन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि अलग अलग 3 शिफ्टों में होंगे। यह शिफ्ट जो है डिपेंड कर रही है कि आपकी सब्जेक्ट के चॉइस किस तरह से हैं, उसके हिसाब से आपके 3 अलग अलग दिनों पे भी हो सकती है, अलग अलग 3 शिफ्टों में हो सकती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भी समय अवधि दी जाएगी, उस समय अवधि में PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स, 1 घंटे, हर घंटे के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर 2 घंटे का हुआ तो टोटल उनको 40 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। रही बात भाषा की कि किस भाषा में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो जैसा कि आपको विदित है सबको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है, उसमें जो मातृभाषा है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके लिए करीब 13 लैंग्वेजेस का चयन किया गया है, जिसमें परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें प्रमुख है आपकी इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू भाषा में आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो किस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे हमारे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, तो ये चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें हमारे बेसिकली 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है जो हमारा लैंग्वेजेस से आधारित है, सेक्शन 2 हमारा डोमेन नॉलेज है, और सेक्शन 3 हमारा जनरल टेस्ट है। तो ये अगर सेक्शन ए की बात करें, इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में से आपको चयन करना होगा। और इसी तरह सेक्शन 1B में भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, उसमें आपको कुछ लैंग्वेजेस चयन करना है। और सेक्शन 2 डोमेन नॉलेज है, उसमें करीब 27 डोमेन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको सब्जेक्ट्स का चयन करना है। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं हमारे, अगर आप देखें तो इसमें 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस सेक्शन ए में रहेंगे, और उसमें आप 50 में से आप 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। लेकिन अगर हम डोमेन की बात करें तो वहाँ पर अभी यह चीज़ क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई 35 से 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और टोटल क्वेश्चन 45 या 50 होंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपके अगर 45 क्वेश्चन होते हैं तो आपको 35 करने होंगे, और अगर 50 क्वेश्चंस होते हैं तो 40 करने होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस की यहाँ पे भी आपके पास चॉइस होगी। तो अभ्यर्थियों को, जो परीक्षार्थी हैं, उनको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो क्वेश्चंस उन्हें नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को वो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट है, यह जो है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ वेयर अ जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चंस की चॉइस दी गई है। बात यह आ रही कि यहाँ पे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो आप कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं।
तो यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप ले सकते हैं वो आपके 10 हैं। इन तीनों कैटेगरीज को मिला के, सेक्शन 1, 2 और 3 को मिला के आप सब मिला के केवल 10 ही सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, और इन्हीं सब्जेक्टों के हिसाब से आपकी फ़ीस तय की जाएगी। तो अगर आप फ़ीस की बात करें तो फीस जो है 3 सब्जेक्ट तक के लिए जनरल कैंडिडेट्स को 750 रुपये, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं और ईडब्ल्यूएस है उनको 700 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये है। अगर आप 7 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 1500 रुपये, और जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को देना पड़ेंगे 1400 रुपये, और वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर को देने पड़ेंगे 1300 रुपये। और यदि आप लेते हैं 10 सब्जेक्ट तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकतम फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 1750। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस को देनी पड़ेगी 1650, एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी और थर्ड जेंडर को देनी पड़ेगी 1550। यही नहीं, जो लोग भारत से बाहर भी अगर परीक्षा में अपियर होना चाहते हैं तो उनके लिए भी फीस निर्धारित की गई है, और 3750 रुपये, 7500 रुपये और 11,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि अलग अलग नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से तय किया गया है। क्योंकि बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो लगभग सभी राज्यों में एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। यह जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसी के हिसाब से ही, जो राज्यों के हिसाब से ही भाषा का भी आप चयन कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश का चयन किया है तो ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी सेंटर ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी लिया है, ऐसी स्थिति में भी आप कहीं पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ रीजनल लैंग्वेजेस लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश और आसामी है, तो आप जो आसाम के एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वहीं पर आप परीक्षा दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने इंग्लिश और बंगाली ले रखी है तो ऐसी स्थिति में आप जो सेंटर्स ले सकते हैं वो हैं वेस्ट बंगाल के सेंटर हैं, त्रिपुरा के सेंटर हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सेंटर हैं, वहीं पर ही आप परीक्षा दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर इंग्लिश और गुजराती ले रखी है तो आप गुजरात में ले सकते हैं, दमन एंड दीव में ले सकते हैं, दादर एंड नगर हवेली में ले सकते हैं। और अगर इंग्लिश और कन्नडा ले रखी है तो इंग्लिश सेंटर और एग्ज़ामिनेशन जो कर्नाटका के सेंटर्स हैं जहाँ पे कन्नडा लोग समझते हैं केवल वहीं पर आप ले सकते हैं। तो इसी तरह ये एक बहुत लंबी सूची है, इसकी भी हम लिंक दिए दे रहे हैं, उसको सबको पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन अगर देखें इसका सार बताएं हम लोग तो ये कह सकते हैं कि जिन राज्यों में इन भाषाओं को समझने वाले लोग हैं वहीं पर ही दूसरी भाषाओं को का सेंटर रखे गए हैं, बाकी हर जगह सेंटर नहीं रखे गए हैं। तो इसी के साथ साथ वैसे तो बहुत बताने को कुछ है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इतना ही बताते हैं, और बाकी सब बातों के बारे में एक विस्तृत और वीडियो हम लोग बना रहे हैं, पूरी सीरीज़ बनाए रहे हैं, जिससे आप CUT एग्ज़ाम में आपको कोई असुविधा ना हो। तो विद बेस्ट विशेस कि आपका चयन हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को देखा और हमें समय दिया। धन्यवाद।